हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रीलिम्स के कर रहे थे। 2011 से 23 तक हम लोग करेंगे। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी 2013 का क्वेश्चन, 2014 क्वेश्चन कर चुके हैं। हम लोग अभी 2015 के क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 तक, 63 नंबर तक क्वेश्चन 2015 का भी क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 से करेंगे, 64 से करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। दोस्तों, मेरा नाम राहुल बनवाला है। मैं ईपीएफओ में सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में, यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है। दोस्तों, आप लोग के प्रिपरेशन को और अच्छे से करने के लिए मैंने आप लोग के लिए 299 रुपये का प्रीलिम्स का कंप्लीट कोर्स लेके आ रहा हूँ, जो 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा, जिसके बारे में हम आपको लेक्चर के एंड में बता देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का क्लास। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा 2015 का क्वेश्चन है। एक 64 नंबर, एक तरफ इंग्लिश में, दूसरी तरफ हिंदी में है। बोल रहा है, इन द मेकॉन्ग गंगा कॉपरेशन एन इनिशिएटिव ऑफ 6 कंट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ए पार्टिसिपेंट्स। बोल रहा है, मेकॉन्ग गंगा कॉपरेशन जो 6 देशों का पहल है, तो निम्नलिखित में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पूरा पता होना चाहिए कि मेकॉन्ग नदी कहाँ बहती है, मेकॉन्ग गंगा कॉपरेशन में कितने देश शामिल है, और गंगा नदी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मेकॉन्ग गंगा कॉपरेशन में दोस्तों, सबसे पहले समझिए मेकॉन्ग नदी के बारे में। तो मेकॉन्ग नदी जो है वो आपका जो तिब्बत है, जो चाइना का पार्ट है, ठीक है, वहाँ से निकलती है। ठीक है, उसके बाद वो म्यांमार में जाती है। ठीक है, कहाँ जाती है? म्यांमार में, फिर लाओस में, फिर थाईलैंड में, और कंबोडिया में, फिर वियतनाम में, और वियतनाम के बाद फिर वो चली जाती है कहाँ पे? साउथ चाइना सी में, दक्षिण चीन सागर में, साउथ चाइना सी में। ठीक है, समझ गए? तो जो मेकॉन्ग नदी है वो चाइना के तिब्बत से निकलते हुए म्यांमार में जाती है, फिर लाओस में, फिर कंबोडिया, फिर लाओस के बाद थाईलैंड, थाईलैंड के बाद कंबोडिया, कंबोडिया के बाद वियतनाम, वियतनाम के बाद साउथ चाइना सी। ठीक है। गंगा नदी के बारे में तो मैंने आपको ज्योग्राफी में डिटेल में बता दिया। तो मेकॉन्ग गंगा जो कॉपरेशन है दोस्तों, इसमें जो चाइना है ये शामिल नहीं है। बाकी जो 5 देश बचा, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम। ठीक है, ये 5 देश और एक भारत, इंडिया। क्योंकि इंडिया क्यों? क्योंकि गंगा नदी इंडिया से मेनली बहती है, बांग्लादेश इसमें शामिल नहीं है। तो मेकॉन्ग गंगा कॉपरेशन में ये 5 जो देश मैंने बताया, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, चाइना को छोड़ के, और इंडिया, और कोई देश शामिल इसमें नहीं है। टोटल 6 देशों का ये समूह है। मकसद यही था कि पर्यटन के मामलों में, कॉपरेशन के मामलों में, ट्रांसपोर्ट के मामलों में, ठीक है, कम्युनिकेशन के मामले में सहयोग स्थापित करना। ठीक है। इसको जो बनाया गया था दोस्तों, वो 2000 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, वियतनाम में। कहाँ पे बनाया गया था? वियतनाम में। ठीक है, समझ रहे हो? ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें चाइना मेंबर नहीं है, ठीक है, और बांग्लादेश मेंबर नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 64 का, वो हो जाएगा 1 और 3, कि पूछा था कि कौन सा मेंबर नहीं है। ठीक है, इसी को काउंटर करने के लिए, चूँकि जिसमें चाइना मेंबर नहीं है, तो चाइना ने एक अलग सा संस्था बनाया, और संगठन, जिसका नाम है लानचांग मेकॉन्ग कॉपरेशन। मेकॉन्ग कॉपरेशन। तो बेसिकली बात होगा कि अगर मेकॉन्ग गंगा में अगर चाइना मेंबर नहीं है, इंडिया है, तो लानचांग मेकॉन्ग कॉपरेशन जो चाइना बनाया है, उसमें इंडिया मेंबर नहीं होगा। तो सही बात है। तो इसमें भी टोटल 6 देश हैं जिसमें इंडिया नहीं है, इंडिया की जगह चाइना है, और बाकी जो देश 5 थे, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड एंड वियतनाम, ये 5 देश और एक चाइना। ठीक है, ये टोटल 6 देशों का समूह है लानचांग मेकॉन्ग कॉपरेशन। लानचांग क्या है? तो मेकॉन्ग नदी पता है आपको, चाइना से ही निकलती है। तो चाइना में मेकॉन्ग नदी को हम लोग लानचांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लानचांग। समझ में आ गया? तो जो मेकॉन्ग गंगा कॉपरेशन है, वो भारत का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है दोस्तों, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत आपको पता है कि इंडिया जो है कनेक्ट हो रहा है एशियान देशों से, है ना, नॉर्थ ईस्ट के थ्रू। तो उसका अभिन्न अंग है। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये थोड़ा आप याद रखिएगा। तो 64 का जो आंसर होगा 1 और 3। अगर आपसे लानचांग से भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप बताने के आप सक्षम हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो 64 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है, बैसल 3 एकॉर्ड और सिंपली बैसल 3 ऑफन सीन इन द न्यूज 6-2। बोल रहा है, समाचारों में प्रायः आने वाला बासल 3 समझौता, या सरल शब्दों में बासल 3 क्या है? तो पहले का देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछता था। बासल 3 जनरली रिलेटेड है आपका बैंकिंग सिस्टम से। ठीक है, मोटा मोटी इतना आपको पता होना चाहिए। लेकिन सिर्फ इतना नहीं पता होना चाहिए, बासल क्या है वो भी पता होना चाहिए, बासल 1 क्या है, बासल 2 क्या है वो भी पता होना चाहिए, बासल 3 में क्या बात किया गया है वो भी पता होना चाहिए। पूरा मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि बासल के बारे में आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सारा चीज़
पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि जो बासल है दोस्तों, ठीक है, विश्व का जो बैंकिंग सिस्टम है क्रश ना करे। ठीक है, अच्छे से सुदृढ़ रूप से बैंकिंग व्यवस्था काम करे पूरे विश्व का, अच्छे से मेन खासकर मेन देशों का, अमेरिका है, इंडिया है, बड़ा बड़ा देश का, क्योंकि उन देशों पे बाकी का इकोनॉमी डिपेंड होता है, इसलिए वहाँ का बैंक को बढ़िया होना पड़ेगा। उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बैंकिंग व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से उस पर निगरानी हो, बैंकिंग व्यवस्था पे सुपरविजन हो, इसके लिए बैसल कमेटी बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, बनाया गया था बैसल कमेटी, किस लिए? बैंकिंग को सुपरविजन करने के लिए। ठीक है, तो ये जो बैंकिंग बासल कमेटी बनाया गया था, ये बनाया गया था 1974 में। तो 1974 में जो 10 मेन देश थे, 10 इम्पोर्टेंट जो देश थे, उनके का जो बैंक था उसका गवर्नर लोग मिला 1974 में और एक बैसल कमेटी बनाया ताकि अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग जो व्यवस्था है उस पर निगरानी रखा जा सके। ठीक है, इसका नाम बासल इसलिए पड़ा क्योंकि बासल में वो लोग मिले थे 1974 में, और बासल जो है वो स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा बासल। समझ में आ गया कि बासल क्या है, बासल कमेटी क्यों बनाया गया था। अब देखिए, ये बासल कमेटी ने जब मिला, इनके गवर्नर लोग जब मिले, तो धीरे धीरे इनका संख्या क्या हुआ, बढ़ते रहा। मकसद यही था कि अंतर्राष्ट्रीय जो बैंकिंग व्यवस्था है उस पर निगरानी रखा जा सके। ठीक है, और आपस में समझौता किया जा सके ताकि बैंक जो है फेल ना हो, उन पे जो है जोखिम कम हो। ठीक है, तो ये जो कमेटी मिलती है तो उसके बाद ये अलग अलग अपना देती है क्या, स्टैंडर्ड्स देती है कि हमें क्या क्या चीज़ करेंगे ताकि हम जो है बैंकिंग व्यवस्था को बढ़िया करेंगे। ठीक है, तो बासल जो समिति थी उन्होंने अलग अलग अपना नॉर्म्स बनाए, अलग अलग चीज़ बताया कि ये चीज़ हमें करना है। तो 3 तरह का उन्होंने नॉर्म्स बताया, 3 बार नॉर्म्स बताया। एक जिसको हम लोग बोलते हैं बैसल 1 नॉर्म, नॉर्म का मतलब होता है क्या क्या हमें करना है। ठीक है, दूसरा बार जब मिले तो बैसल 2 नॉर्म आया, और जब फिर एक बार और मिले, तो मिलते तो ये बराबर हैं लेकिन नॉर्म्स उन्होंने 3 बार लाया कि हमें क्या क्या करना है। तो बैसल 1 नॉर्म जो आया था वो 1988 में आया था, बैसल 2 नॉर्म्स जो आया वो 2000 में आया, और बैसल जो 3 नॉर्म्स आया वो 2010 में आया। ठीक है, ये थोड़ा याद रखेंगे। तो बैसल 1 नॉर्म्स पे जो फोकस किए थे वो हम लोग किए थे कि हम लोग कोई देश अगर या कोई बैंक अगर बहुत ज़्यादा लोन दे देगा तो उसका रिस्क होगा। तो ये फोकस था क्रेडिट रिस्क पे। ठीक है, मतलब ऋण के जोखिम पे था कि लोन देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन किसको लोन दे रहा है और उसके बदले में तुम कुछ गिरवी रखवा रहा है या नहीं रखवा रहा है सिक्योरिटी के रूप में, तो वो सारा चीज़ है। ठीक है, तो 1988 में आया, क्रेडिट रिस्क पे ये रिलेटेड था, और भारत ने बैसल 1 नॉर्म्स को 1999 में स्वीकार किया। ठीक है, इसमें देशों को ये बोला गया, ठीक है, तो जिसमें देशों को ये बोला गया था कि जितना भी आप लोन देते हो उसका 8%, ठीक है, आपके पास उतना पूंजी होना चाहिए, बस इतना याद रखिए। इसमें देशों को ये बोला गया था जितना आप लोन देते हो जितने, ठीक है, उसका 8% आप कैपिटल के रूप में, पूंजी के रूप में उतना आप रखिए अपने पास ताकि बैंक फेल ना हो। ठीक है, और आप पे रिस्क कम हो। ठीक है, बैसल 1 नॉर्म क्लियर हो गया। बैसल 2 नॉर्म 2000 में आया। ठीक है, क्यों आया? क्योंकि आपको पता है 2008 में वित्तीय संकट विश्व में हुआ था, तो उससे डील करने के लिए हमारे पास आया कौन? बैसल 2 नॉर्म्स। ठीक है, इसमें भी सेम चीज़ बोल दिया गया देशों को, वही चीज़ कि 8% जो है आप कैपिटल अपने पास रखिए, जितना भी आप लोन देते हो उसका 8% अपने पास कैपिटल स्ट्रॉन्ग करके रखिए। ठीक है, ये सारा याद रखिएगा। ठीक है, बैसल 3 नॉर्म्स, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखेंगे, बैसल 3 नॉर्म्स के बारे में जो मैंने भी आपको बताया ना कि 2008 का जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो उसके बाद बैसल 3 नॉर्म्स आया था, वो थोड़ा यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो बैसल 3 नॉर्म्स कब हुआ? जब 2008 का वित्तीय संकट हुआ, तो उससे डील करने के लिए हमारे पास कौन सा आया? बैसल 3 नॉर्म्स। बैसल 2 के बारे में हम आपको बता रहे हैं। बैसल 2 नॉर्म्स आया 2000 में दोस्तों। ठीक है, इसमें भी वही बोला गया कि 8% जो है कैपिटल अपने पास आप रखिए। ठीक है, और ये जो बैसल 2 नॉर्म्स था, ठीक है, वो 3 चीज़ों पे आधारित था। कितने चीज़ों पे आधारित था दोस्तों? 3 पैरामीटर्स पे आधारित था। एक को बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट, CAR। कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट मतलब जितना आप लोन दे रहे हो उसमें उसका कितना % आप पूंजी के रूप में अपने पास रखोगे, उसको बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट। दूसरा इसने ध्यान दिया सुपरवाइजरी रिक्वायरमेंट पे कि किस तरह से हम बैंकों को सुपरवाइज करेंगे, रेगुलेट करेंगे, नियंत्रण करेंगे, उस पर निगरानी रखेंगे।
और तीसरा इसने फोकस किया मार्केट डिसिप्लिन पे, कि ऐसा नहीं है कि आप उल-जलूल लोन देते रहेंगे, आप डिसिप्लिन अनुशासनात्मक रूप से जो है लोन देंगे। तो ये 3 चीज़ों पे फोकस किया, 2000 में आया था। और 8% इसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो था, इतना कैपिटल आपके पास होना चाहिए, कम से कम 8% जितना आप लोन दे रहे हो, वो बैसल 2 में बोला गया था। बैसल 1 में भी सेम चीज़ बोला गया था। बैसल 3 नॉर्म्स जो आया वो 2008 का जब फाइनेंशियल वित्तीय संकट हुआ तो उससे डील करने के लिए 2010 में बैसल 3 जो है नॉर्म्स आया। ठीक है, इसमें भी सेम चीज़ बोला गया, बस एक्स्ट्रा एक चीज़ और बोला गया कि इसमें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है, उसको कर दिया गया 12.9%। ठीक है, कितना कर दिया गया? 12.9%। पहले 8% था, अब बढ़ा के इसको 12.9% दोस्तों कर दिया गया। ठीक है, इसने लिवरेज रेट का भी बात किया था। लिवरेज रेट के बारे में हम आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो लिवरेज रेट बस ये भी याद रख लीजिए कि बेसल 3 में लिवरेज रेट जो था वो 3% कर दिया गया। ठीक है, और बैंकों को बोला गया कि बैंक मजबूत तभी होगा जब वो जितना ज़्यादा लोन दिया है उतना उसको रिकवर करेगा, और उसके पास स्टेबल फंड होना चाहिए। तो जब बैंक के पास स्टेबल फंड होगा, स्थिर फंड होगा जो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा, और जितना वो लोन देगा उतना कलेक्ट करने का उसके पास कैपेसिटी होना चाहिए, तभी बैंक जो है स्ट्रांग होगा। ये सारा बात बैसल 3 में बोला गया था। समझ में आ रहा है? तो जब भी हम क्वेश्चन को डिस्कशन करिए, तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था। क्वेश्चन बस यूपीएससी ने पूछा था बैसल 3 के बारे में कि किस चीज़ से संबंधित है, लेकिन हम लोगों ने बैसल 1 क्या था, 2 क्या था, 3 था क्या था, सबके बारे में डिटेल में पढ़ लिया। क्यों ऐसा पढ़ा? क्योंकि यूपीएससी क्या पता अगले बार बैसल 3 के बारे में डिटेल में पूछ दे या बैसल 2 के बारे में पूछ दे, तो याद रखिएगा ये सारा चीज़। ठीक है, समझ रहे हो? तो आपको तो अब तो पता चल गया कि बैसल 3 जो था वो बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित था, लेकिन क्या बाकी ऑप्शन क्यों गलत है वो भी हमें देखना पड़ेगा। बोल रहा है पहला कि डेवलप नेशनल स्ट्रैटेजीज फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखिए, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, जो जैव विविधता को बचाने के लिए हमारे पास यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है ना। तो अब यूपीएससी आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है, ये आशा कर रहा है कि यूएनसीबीडी के बारे में आप डिटेल में पढ़िए। तो यूएनसीबीडी के बारे में मैंने आपको इन्वायरमेंट में डिटेल में पढ़ा दिया है एकदम अच्छे से। ये अर्थ समिट हुआ था 92 में, उसके बाद वो उसका विकास हुआ था, फिर नागोया प्रोटोकॉल, कार्टेगना प्रोटोकॉल, ये सब के बारे में डिटेल में हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, जो यूएनसीबीडी से संबंधित है। ठीक है, उसी में हम लोगों ने एचई टारगेट्स ये सब बात किया था, है ना। उसके बाद बी ऑप्शन तो सही है। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बट प्लेस ए हैवियर बर्डन ऑन डेवलप्ड कंट्री। दोस्तों ये क्या है? ये है हमारा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन जो क्लाइमेट चेंज है, उसमें जो क्योटो प्रोटोकॉल है उससे ये संबंधित है, पेरिस डील से संबंधित है नहीं, जिसमें हम लोग बोले हैं कि जो विकसित देश हैं वो ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस को करेंगे। आपने पढ़ा होगा आईएनडीसी टारगेट, मैंने आपको इन्वायरमेंट में पढ़ाया था, तो उससे ये संबंधित है। तो यूपीएससी आपसे आशा कर रहा है यूएनएफसीसीसी और आईएनडीसी के बारे में डिटेल में अच्छे से आप पढ़ लीजिए, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन के बारे में नहीं पूछा है। अगला बोल रहा है ट्रांसफर टेक्नोलॉजी फ्रॉम डेवलप्ड कंट्री टू पुअर कंट्रीज टू इनेबल देम टू प्लेस द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन रेफ्रिजरेशन विथ हार्मफुल केमिकल्स। ये जो है दोस्तों, ये है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है, और वियना कन्वेंशन ये से सारा संबंधित है, जहाँ पे हम लोग ओजोन लेयर को कम कर रहे हैं, मतलब ओजोन लेयर को जो अच्छा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और उसका जो क्षय है, उसका जो डिग्रेडेशन है ओजोन लेयर का, उसको हम लोग रोक रहे हैं। ठीक है, तो ओजोन लेयर के बारे में मैंने आपको इन्वायरमेंट में पढ़ा है। तो देखिए क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा बैसल में, लेकिन आपसे यहाँ पे यूएनसीबीडी का रेफरेंस दे दिया, यहाँ पे यूएनएफसीसीसी का दे दिया, यहाँ पे आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये सब का दे दिया। तो आप एक एक ऑप्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया है पहले, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, और हमने बैसल के बारे में अच्छे से यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, चलिए, तो 65 का जो आंसर होगा वो होगा बी। इन्वायरमेंट मैंने डिटेल में पढ़ा है, देखिए दोस्तों आपको अच्छे से समझ में सब आएगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि और आपकी तैयारी और स्ट्रांग हो जाए, ठीक है, तो आप जो है 299 का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, या तो फिर मैं भी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों गूगल में आप टाइप करेंगे zerois.com। ठीक है, तो ऐसे खोलिएगा तो आपको खुल जाएगा zerois का वेबसाइट। ठीक है, फिर इसके होम में जाइएगा फर्स्ट वाला टैब में। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे zerois का वेबसाइट खुल जाएगा। ठीक, उसके बाद आप नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए, यहाँ पे एक देखिए टॉप कैटेगरी में एक है कोर्स। ठीक है, यहाँ पे आप इस पर ओपन कीजिए। ठीक है, ठीक है,
तो उसके बाद नीचे जब आएंगे तो देखिए यहाँ पे एक कोर्स दिख जाएगा आपको, यूपीएससी प्रीलिम 2024 ये, ठीक है। इस पर यहाँ पे ऐसे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन है, ठीक है। तो बाय नाउ में जाइएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपसे बोल रहा है कि लॉगिन करो। तो जो बच्चे पहले से रजिस्टर हैं 0 पे वो लॉगिन करेंगे, और जो रजिस्टर नहीं है वो यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन है, साइन अप कीजिएगा, ठीक है। साइन अप करने के बाद आप अपना फर्स्ट नेम डालिए, जैसे किसी का नाम मान लिए राहुल कुमार है तो फर्स्ट नेम क्या हुआ राहुल, लास्ट नेम कुमार डालिए, अपना ईमेल डालिए और कोई भी अपना पासवर्ड सेट करिए, कुछ भी जो आपका पासवर्ड सेट करना है वो कर लीजिए। उसके बाद करिएगा साइन अप, ठीक है। तो जैसे ही साइन अप करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप जो है अपना ईमेल आईडी और नाम ये सब डालेंगे, आपको लिखेगा कि वेरिफिकेशन कोड टाइप कीजिए। तो जो आपने ईमेल आईडी डाला है उस पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, ठीक है। उस वेरिफिकेशन कोड को डालने के बाद आप जो है लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद उस कोर्स में क्लिक करने के बाद आएगा कंटिन्यू टू पेमेंट। तो फिर जब पेमेंट करने के लिए कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है स्ट्राइप का, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा स्ट्राइप में, फिर कीजिएगा पे विथ स्ट्राइप। गए आपने पे विथ स्ट्राइप में गए, उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि पे विथ कार्ड, कार्ड से आपको पेमेंट करना है। इसमें सिर्फ कार्ड से पेमेंट करने का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे आप ईमेल आईडी डालेंगे, कार्ड का इन्फॉर्मेशन डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे डेट और मंथ, यहाँ पे आपका सीवीसी नंबर डालेंगे, जो कार्ड के पीछे सीवीवी नंबर होता है 3 डिजिट का, वो डालेंगे। कार्ड होल्डर का आपका नाम, कार्ड में क्या नाम है, कौन सा देश का है, मेनली इंडिया का ही होगा। फिर पे के ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। फिर 299 रुपये डिडक्ट, फिर उसके बाद OTP आएगा मोबाइल में, जो नॉर्मल प्रोसेस आप करते हैं। उसके बाद आप जो है इस कोर्स में इनरोल कर लेंगे, जिसको हम 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, आप आसानी से कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 है, बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द विंड्स विच ब्लो बिटवीन द 30 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड थ्रू आउट द ईयर आर नोन एज वेस्टर्लीज। बोल रहा है वो हवा जो 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहती है, ठीक है, उसे हम लोग वेस्टर्लीज कहते हैं, ठीक है। ये बोला गया है। अगला बोला गया है पछुआ हवाएं बोलते हैं। बोल रहा है द मॉइस्ट एयर मास दैट काउजेज विंटर रेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट मानसून रीजन ऑफ इंडिया आर पार्ट ऑफ वेस्टर्लीज। बोल रहा है भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में शीतकालीन जो वर्षा होती है वो पछुआ हवाओं के भाग हैं। दोस्तों मैंने आपको जब ज्योग्राफी पढ़ाया था, ठीक है, तो उसके बारे में हमने डिटेल में आपको बताया था वेस्टर्लीज के बारे में, जहाँ पे प्रेशर बेल्ट के बारे में हमने बताया था। क्या बताया था, देखिए उसको, कि ये अगर हमारा ग्लोब है, ठीक है, ये हमारा अगर ग्लोब है, ठीक है, ये इक्वेटर है, ठीक है। तो आपको पता है कि 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ इधर से जो हवा आता था उसको हम लोग व्यापारिक विंड्स हवाएं बोलते थे, ट्रेड विंड्स, है ना, जो ईस्ट से वेस्ट की ओर जाती थी, ठीक। जो वेस्टर्लीज होता था वो 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 60 डिग्री नॉर्थ तक बहता था ईस्ट डायरेक्शन में। आपको पता है ऐसे ऐसे बहता था, है कि नहीं। अगर आप देखो, ठीक है, ये हमारा 60 डिग्री नॉर्थ है। उसी तरह से अगर हम जाएं 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 60 डिग्री 30 डिग्री साउथ से लेके 60 डिग्री साउथ तक, तो यहाँ भी हमें वेस्टर्लीज मतलब जो वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव कर रहा है वो हवाएं होती थी दोस्तों, ठीक है। ठीक है, तो वेस्टर्ली का आपको पता है ऐसे ऐसे मूव करता था, है कि नहीं, ऐसे ऐसे मूव करता है, यही वेस्टर्लीज है। तो वेस्टर्लीज जो है वो 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ तक है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, और 30 डिग्री साउथ और 30 डिग्री 60 डिग्री साउथ से है दक्षिण गोलार्ध में। तो वेस्टर्ली ऐसा नहीं है कि 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ है, ऐसा थोड़ी है। 30 डिग्री नॉर्थ, अगर ये देखिए यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ है और 60 डिग्री साउथ ये है, तो यहाँ से थोड़ी वेस्टर्ली ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, नहीं, वेस्टर्ली है 30 से और 60 डिग्री नॉर्थ इधर और 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ इधर, पूरे में नहीं, ठीक है। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। आपको पता है कि वेस्टर्लीज का ही अलग अलग नाम होता है, मैंने बताया था आपको ज्योग्राफी में। किसी को हम लोग कहीं कहीं रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, श्रिंकिंग 60s बोलते थे ना, ये सब ज्योग्राफी मैंने आपको बताया है। वेस्टर्ली देखिए 30 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में जा रहा है। मैंने बताया था कि वेस्टर्ली जो है, जो सदर्न हेमिस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध है, वहाँ स्ट्रांग होता है क्योंकि वहाँ पे ज़मीन कम है,
है ना। दक्षिण गोलार्ध में आपको पता है कि ज़मीन कम है, पानी अधिक है, तो ज़मीन कम होने के कारण क्या होगा, इसको कोई रोकता नहीं है, ठीक है। इसलिए जो हमारा सदर्न हेमिस्फेयर है, दक्षिणी गोलार्ध है, उसमें वेस्टर्ली जो है 30 से 60 डिग्री वाले को अलग अलग नाम दिया गया है, ठीक है। अगर वो 40 डिग्री लैटीट्यूड में बह रहा है साउथ में, तो उसको हम लोग बोलते हैं रोरिंग फोर्टीज। क्या बोलते हैं, रोरिंग फोर्टीज। अगर वो 50 डिग्री लैटीट्यूड में बह रहा है साउथ में, तो उसको बोलते हैं फ्यूरियस फिफ्टीज। 50 मतलब 50। और अगर वो 60 डिग्री लैटीट्यूड में बह रहा है साउथ में, तो उसको बोलते हैं श्रीकिंग सिक्सटीज, ठीक है। तो ये वेस्टर्ली का अलग अलग नाम है, कहाँ पे नाम है, सदर्न हेमिस्फेयर में नाम है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत। पहला दूसरा बोल रहा है द मॉइस्ट एयर जो होता है दक्षिणी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, आपको पता है ये इंडिया है, इंडिया में आपको पता है कि विंटर में इधर से रेनफॉल होता है ना। क्यों होता था, मैंने बताया था, मेडिटेरेनियन जब सी है, यहाँ से हवाएं इधर आती है और उसको लाने में वेस्टर्लीज बहुत मदद करता है, क्योंकि देखिए मेडिटेरेनियन सी जो है 30 डिग्री के आसपास है ना, और वहाँ वेस्टर्लीज बहता है, तो ठंडी हवाओं को इंडिया में लाता है और बारिश जो करवाता है पंजाब के क्षेत्र में, उसमें वेस्टर्लीज का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है सही है। तो कौन सा सही है दोस्तों, सिर्फ 2, ठीक है, समझ में आ गया। वेस्टर्लीज के बारे में क्लियर हो गया आपको, विंटर रेनफॉल आपको ये सब मानसून में मैंने बताया था कि किस तरह से वेस्टर्ली का भी उसमें रोल होता है, ये सब आपको बताए थे, ठीक है, समझ में आए। तो 64 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 67। 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ दोस्तों आते हैं। बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इन आर्क, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बोला क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम संघ, जिसको इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन बोलते हैं, IOR आर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, ठीक। बोल रहा है कि इट वाज इस्टेब्लिश्ड वेरी रिसेंटली इन रिस्पॉन्स टू द इंसिडेंट ऑफ पायरेसी एंड एक्सीडेंट्स ऑफ ऑयल स्पिल्स। बोल रहा है इसका स्थापना अत्यंत हाल ही में की गई थी। अत्यंत हाल मतलब 2-3 साल बोला होगा, अगर 2015 क्वेश्चन है तो बोल रहा है कि 2013-14 के आसपास ये बना था, यही मतलब है। तो देखिए जो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है वो इसलिए बनाया गया था ताकि इंडियन ओशियन के आसपास जितने भी देश हैं जो इंडियन ओशियन को टच करता है, आपको पता है ये हमारा इंडिया है, ये अफ्रीका है और ये साउथ ईस्ट एशिया है, तो ये पूरे देश जो है वो इंडियन ओशियन के बीच में आते हैं। तो इन जो 22 देश हैं, लगभग 22 देश हैं जो इंडियन ओशियन से जिसका सीमा सटता है, उन देशों के बीच में आपस में सहयोग को स्थापित करने के लिए 1997 में, ठीक है, मॉरिशस में इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। मॉरिशस में इसका स्थापना किया गया था, 22 देश इसमें शामिल थे। तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो है इबेन, मॉरिशस। तो इबेन जो है मॉरिशस में, ठीक है, इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान देंगे, 22 देश इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। और पर्पस यही है कि आपस में सहयोग स्थापित करना, ठीक है, जो तस्करी वस्करी जो होता है, ठीक है, समुद्री सुरक्षा को स्थापित करना, जो तस्करी वस्करी होता है, जो शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करना, समुद्री सुरक्षा को, व्यापार को, निवेश को, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट को, ब्लू इकोनॉमी जो नीली अर्थव्यवस्था होती है, समुद्र में जो प्रबंधन होता है मछली वछली का, वो सारा चीज़ करना, महिला का सशक्तिकरण करना, ये सब इसका मेन मकसद है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका जो भारत में पहला मीटिंग हुआ था वो हुआ था 2014 में केरल में। तो केरल में पहला मीटिंग हुआ था इंडिया का, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये है, याद रखिएगा, ठीक। तो 97 का जो आंसर है बोल रहा है कि इट वाज इस्टेब्लिश वेरी रिसेंटली तो नहीं, बहुत पहले बना है 97 में, इसीलिए पहला गलत हो गया। फिर बोल रहा है इट इज़ एन अलायंस मेंट फॉर मैरी टाइम सिक्योरिटी ओनली, बोल रहा है सिर्फ समुद्री सुरक्षा के लिए है, नहीं, यहाँ पे सहयोग बात किया गया। तो सहयोग एक चीज़ में तो होगा नहीं, बहुत सारा चीज़ में होगा जो मैंने आपको बता दिया, इसलिए ये भी हमारा गलत है, ठीक है। तो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के बारे में आपको क्लियर पता चल गया कि कहाँ इसका हेड क्वार्टर है, कब बना था, कितने देश हैं, वो सारा चीज़, और क्यों बनाया गया था, है ना। तो 67 का जो आंसर होगा कौन सा करेक्ट है, तो कोई भी करेक्ट नहीं है, तो ना तो 1 होगा और ना तो 2 होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 68 की तरफ आते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू ए स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC रिजल्टिंग इन द इमरजेंस ऑफ मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। ये क्वेश्चन आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण
भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबने आपको पढ़ा होगा। ठीक है, कि स्वदेशी आंदोलन के बाद जो है हमारा सूरत स्प्लिट हुआ और उसके बाद जो है कांग्रेस दो पार्ट में टूट गया, नरम दल और गरम दल। ठीक, तो ये तो आंसर तो सिंपल है इसका कि यार स्वदेशी मूवमेंट होगा। लेकिन हमें सिर्फ इतना ही नहीं समझना है, हमें और भी चीज़ समझना है। ठीक है, तो देखिए जो स्वदेशी आंदोलन हुआ जिसको हम लोग बंगाल का, क्यों हुआ स्वदेशी आंदोलन, क्योंकि ये बंगाल को पार्टीशन ऑफ बंगाल कराया था करजन ने, तो उसको रोकने के लिए हम लोग जो है स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट चलाए थे हम लोग इसका विरोध करने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या था कि कांग्रेस के अंदर जो थे कुछ लोग थे जो चाहते थे कि ये आंदोलन जो है बंगाल के बाहर भी जाए और बहुत सारे चीज़ों को हम लोग बहिष्कार करें। लेकिन जो नरम दल थे वो ये इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहते थे, वो लिमिट करना चाहते थे। ठीक है, जिसके कारण कांग्रेस और में जो दो विभाजन हो गया नरम दल और गरम दल के रूप में। ठीक है, वो कहाँ हुआ पे, सूरत स्प्लिट में हुआ, सूरत में मीटिंग हुआ। ठीक है, वहाँ पे उसको विभाजन हो गया। विभाजन का बात चल रहा था 1905 से ही। ठीक है, लेकिन नहीं हुआ, 1906 में भी नहीं हुआ, हुआ फाइनली जाके 1907 में। ठीक है, तो जो 1905 में कांग्रेस का दोस्तों मीटिंग हुआ था, इसको जो हेड किए थे वो किए थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी माने जाते हैं, राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। तो जो इसने मीटिंग में कांग्रेस ने जो बंगाल का विभाजन हुआ उसके प्रति अपना असंतोष व्यक्त किया, रिसेंटमेंट व्यक्त किया 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। तो उसमें जो है जो गरम दल वाले जो लोग थे, मतलब लाल बाल पाल, लाल लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और तिलक और अरविंदो घोष, जो चाहते थे कि मूवमेंट को और भी स्ट्रांग करना, उग्र करना, है ना, और भयंकर तरीक़ा से विरोध करना, तो उनका बात नहीं माना गया गोखले। फिर 1906 में वो लोग मान लिए थे कि नहीं, अब जो है मूवमेंट को और आगे बढ़ाओ और स्ट्रांग करो और चीज़ों को बहिष्कार करो, बॉयकॉट करो। और वो चाहते थे कि नहीं, कांग्रेस में अब जो है गरम दल का डिमांड को ज़्यादा रखा जाए। लेकिन क्या हुआ, 1906 में दादा भाई नौरोजी को, जो गरम दल वाले लोग थे, उन्होंने इनको बना दिया अध्यक्ष। अब दादा भाई नौरोजी को लगभग सब लोग रिस्पेक्ट करते थे। तो 1906 में जब कलकत्ता में मीटिंग हुआ तो उनका दादा भाई नौरोजी उसका अध्यक्षता किए। तो गरम दल के जो लोग थे समर्थन करने वाले, वो थोड़े डाउन हो गए। वो बोले ठीक है चलो भाई, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग हैं, तो इनका बात मान लेते हैं। तो दादा भाई नौरोजी जो कलकत्ता में मीटिंग हुआ, वहाँ पे पहली बार स्वराज का डिमांड रखा गया। पहली बार स्वराज का डिमांड रखा गया कब, 1906 में। पहले ये लोग स्वराज नहीं चाहते थे, नरम दल वाले। ठीक है, नरम दल वाले चाहते थे, मॉडरेट चाहते थे कि नहीं, हमको ब्रिटेन के अंदर में ही शासन करना है, बस हम ब्रिटेन को थोड़ा सुधार देंगे। लेकिन अब स्वराज हो गया कि नहीं, अब हमको थोड़ा अपना खुद का सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। ठीक है, अब क्या हुआ, पानी जो है सर के ऊपर जा रहा था। अब गरम दल वाले और जो है थोड़ा आंदोलन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे, लेकिन समर्थन नहीं मिल रहा था मॉडरेट का। तो 1907 में जब मीटिंग हुआ, ठीक है, तो ये हुआ सूरत में। कहाँ हुआ, सूरत में। सूरत में जब मीटिंग हुआ तो उसका अध्यक्षता किए रास बिहारी घोष, बोस नहीं, रास बिहारी घोष। बोस अलग हैं, बोस जो है वो थोड़ा क्रांतिकारी टाइप का है, रास बिहारी जो घोष। तो रास बिहारी जो घोष थे अध्यक्षता किया। इतना वो रिस्पेक्टेड आदमी, उतना मतलब मानदान इसका नहीं था जितना दादा भाई नौरोजी का था। तो यहाँ पे चप्पल जूता लात वात चला और आंदोलन जो है, जो कांग्रेस था, वो दो पार्ट में टूट गया, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो कहाँ पड़ा हुआ, सूरत में 1907 में, जो स्वदेशी मूवमेंट के आसपास ही रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि सारा बात चल रहा है स्वदेशी मूवमेंट के आसपास ही। ठीक है, बाकी क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, नॉन कोऑपरेशन के बारे में, सिविल डिसोबीडियंस के बारे में मैंने डिटेल में आपको हिस्ट्री में पढ़ाया है, तो वहाँ पे उसको देखिए। तो 68 का आंसर होगा ए। ऑप्शन क्या, यूपीएससी हो अगला बार हो सके क्विट इंडिया से पूछ ले, नॉन कोऑपरेशन से पूछ ले, असहयोग से, सविनय अवज्ञा। तो तीनों आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों के बारे में डिटेल में हमने आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ाया है। तकरीबन 12 घंटे का क्लास है जिसमें पूरा हिस्ट्री को अच्छे से कंप्लीट किया गया है, देखिए उसको। ठीक है, बाकी हम लोग कोर्स में भी उसको कंप्लीट करेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे, है ना। तो 68 का आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 69 की तरफ देखते हैं। बोल रहा है, इन ए पार्टिकुलर रीजन इन इंडिया द लोकल पीपल ट्रेन्स द रूट्स ऑफ लिविंग ट्री into robust bridges across the streams. As the time passes, these bridges become stronger. These unique living root bridges are found in
बोल रहा भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग, ठीक है, जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल और अधिक मजबूत होते जाते हैं। ये अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं? ठीक, देखिए सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है पूरे भारत में बताइए? तो मेघालय में। ठीक है, तो मेघालय में बारिश इतना ज़्यादा होता है कि पेड़ पौधा का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे जो गैरो खासी जयंतिया लोग हैं वो दोस्तों क्या करते हैं, वहाँ पे रबड़ वबड़ का पेड़ बहुत पाया जाता है। और आपको पता है कि रबड़ का जो पेड़ होता है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, आसानी से मुड़ जाता है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे ये रबड़ का पेड़ है तो बचपन से ही जब ये पेड़ छोटा होता है पौधा के रूप में तो उसको इधर से मोड़ देते हैं। मोड़ने के बाद पेड़ सीधा ग्रोथ ना करके इस तरह ग्रोथ करता है, इस तरह से। और फिर जाके एक यहाँ पे मान लीजिए एक बीच में नदी जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे एक पेड़ था, इसने इधर इसको मोड़ दिया तो पेड़ इस डायरेक्शन में ग्रो किया। इधर से भी एक पेड़ था, इसको भी इस डायरेक्शन में ग्रो किया। तो पेड़ एक पुल का आकार ले लेता है, ब्रिज का आकार ले लेता है और लोग यहाँ पे चढ़ के फिर इधर से इधर क्रॉस करते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं लिविंग रूट ब्रिज। ये ब्रिज जो जनरली जो पुल बनता है वो लकड़ी या लोहा से बनता है जो मरा हुआ होता है, लेकिन चूँकि इसमें पेड़ ही पुल का आकार ले लिया है इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं लिविंग रूट ब्रिज, जिसमें पेड़ जो होता है वर्टिकल सीधा नहीं होके मतलब हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होता है। ठीक है, हम आपको फ़ोटो दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों कितना ब्यूटीफुल पिक्चर है, नहीं दिख रहा है जो मैंने आपको बताया? ठीक है, कितना सुंदर लग रहा है, देखिए तो देखिए सब घूमने के लिए गए, देखो चढ़ चढ़ के जा रहे हैं, नहीं कितना सुंदर ब्यूटीफुल प्ले। नॉर्थ ईस्ट वाकई में घूमने के लिए बहुत अच्छा जगह। ठीक है, तो चलिए, तो जब आपका सिलेक्शन हो जाए फिर आपको फुर्सत मिले तो आप नॉर्थ ईस्ट घूमने के लिए जा सकते हैं। 69 का जो आंसर है वो ऑप्शन है ए। क्लियर? बाकी झारखंड, तमिलनाडु और ये सब नहीं है। ये करंट अफेयर में होगा इसलिए 2015 में पूछ लिया गया। नहीं आपको आता है कोई बात नहीं, क्योंकि करंट अफेयर तो उस समय तो कोई पढ़ भी नहीं रहा था, है ना। चलिए, लेकिन जो स्टैटिक होगा, ठीक है, वो आपको ज़रूर आएगा क्योंकि स्टैटिक सारा चीज़ पढ़ा गया है। जैसे ये टाइड्स के बारे में मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ा है तो आप बना लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है वो है आपका ज्योग्राफी का। बोल रहा है टाइड्स ऑकर इन द ओशियन एंड सीज ड्यू टू विच अमंग द फॉलोइंग। बोल रहा है महासागरों और समुद्र में ज्वार भाटाएं किसके कारण होता है। दोस्तों मैंने आपको टाइड्स के बारे में डिटेल में पढ़ा है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सूर्य पृथ्वी और जो चंद्रमा जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, उसके कारण पृथ्वी में ज्वार भाटा होता है। ज्वार भाटा मतलब समुद्र का जो स्तर है कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, उसको हम लोग ज्वार भाटा बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए और जो ज्वार भाटा होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग टाइड, एक निप टाइड होता है। ठीक है, सारे मैंने आपको डिटेल में इसको ज्योग्राफी में पढ़ाया है। ठीक, तो ये इसलिए होता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन, सूर्य खींचता है पृथ्वी को, ये इसलिए भी होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून, चंद्रमा भी खींचता है इसलिए होता है। प्लस पृथ्वी खुद अपने अक्ष के तरफ, एक्सिस की तरफ पृथ्वी जो है घूम रही है। ठीक है, घूमने के कारण क्या होता है, पृथ्वी में जो पानी है उसका मूवमेंट होता है। ठीक है, और उसके कारण भी ज्वार भाटा होता है। ठीक है, तो सूर्य का, चंद्रमा का और पृथ्वी का तीनों का अपना रोल है ज्वार भाटा को लाने में। ठीक है, बाकी स्प्रिंग टाइड और निप टाइड के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ा है। स्प्रिंग टाइड को फिर बता देता हूँ फिर से। स्प्रिंग टाइड तब होता है जब पृथ्वी, सूरज और चंद्रमा एक लाइन में होता है, तब पृथ्वी में जो टाइड होता है उसको हम लोग स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। ठीक है, ये फुल मून में होता है, फुल मून में होता है। ठीक है, फुल मून, और इसमें टाइड का जो हाइट होता है वो ज़्यादा होता है। निप टाइड होता है जब पृथ्वी, सूरज और चंद्रमा एक 90 डिग्री एंगल पे रहता है, तब उस समय पृथ्वी में जो टाइड होता है उसका हाइट, ऊंचाई कम होता है। ठीक है, और ये होता है आपका न्यू मून के आसपास, मतलब क्वार्टर में होता है। ठीक है, ये सब डिटेल में हमने ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया है। तो 70 का जो आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो ज़रूर देखिए ज्योग्राफी का जो क्लास आप लोग को बहुत फ़ायदा करेगा। बाकी हम कोर्स में उसको फिर से पढ़ाएंगे। ठीक है, 71 के बारे में आप देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ और इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स यूज्ड। बोल रहा निम्नलिखित में से किन कार्यकलापों में भारतीय दूर संवेदन उपग्रहों का उपयोग किया जाता है।
तो इसका मतलब जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई एरिया है, उसका हमें पता करना है कि वहाँ पे मिट्टी कैसा है, वहाँ पे पानी कैसा है, वहाँ पे हमको निरीक्षण करना है, तो उसको हम लोग रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। मतलब यहाँ बैठे बैठे, अब मान लीजिए यहाँ पे भारत है, ठीक है, और यहाँ पे हिमालय है, तो हिमालय के पे पहाड़ पे तो कोई देखेगा नहीं कि चीन किधर से आ रहा है, इधर आ रहा है, नहीं पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे, चीन के बाउंड्री के जस्ट ऊपर आसमान में या स्पेस में, अंतरिक्ष में एक सेटेलाइट लगा देंगे। वो सेटेलाइट यहाँ का मूवमेंट को देखेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। हम यहाँ पे बैठे हैं और सेटेलाइट की मदद से हम यहाँ का जो है कंडीशन जान रहे हैं, ठीक है, उसको रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। तो रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट का प्रयोग बहुत सारा चीज़ में जो है किया जा सकता है। मतलब जहाँ भी हम लोग किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना है, देखना है, वहाँ पे हम इसको कर सकते हैं। उसमें कैमरा लगा होता है और कैमरा के थ्रू जो है हम लोग किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो क्रॉप प्रोडक्टिविटी, हाँ, क्रॉप फसल का उपज हम देख सकते हैं कि फसल का ग्रोथ कैसा हो रहा है, अभी कितना ग्रोथ है, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारा कैमरा लगा होता है और कैमरा के द्वारा पता चलेगा कि कैमरा रेडिएशन छोड़ता है और उस रेडिएशन से अगर पौधा हरा, कहीं हरा है तो अलग अलग कलर का दिख जाएगा, तो ये हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि लोकेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, ये भी पता चलेगा। कैमरा के द्वारा हम पानी के ज़मीन के अंदर जो है रेडिएशन के थ्रू देख सकते हैं कि वहाँ पर पानी का स्तर कितना है। मिनरल एक्सप्लोरेशन, मिनरल भी पता चल जाएगा, ठीक है, कि वहाँ जहाँ भी फ़ोटो वोटो खींचने का है वहाँ पे आप ये सब बता सकते हैं। इसके अलावा फ्लड, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है वो सब आप देख सकते हो, ठीक है। वेजिटेशन ये सब आप देख सकते हो, खाना वाना देख सकते हो, है ना, वाटर का यूज कितना हुआ है वो सब देख सकते हो, ठीक है। कोस्टल एरिया का, फॉरेस्ट का सर्वे कर सकते हो, ये सारा चीज़ आप कर सकते हैं। जहाँ भी फ़ोटो खींचना है वहाँ आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब देखिए बोल रहा है कि टेली कम्युनिकेशन, देखिए टेली कम्युनिकेशन के इसका प्रयोग नहीं होता है, टेली कम्युनिकेशन में इसका प्रयोग नहीं होता। टेली कम्युनिकेशन में हम लोग जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का और जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट ये सब का प्रयोग करते हैं। इसमें हम लोग रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट का प्रयोग नहीं करते। रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट का प्रयोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें किसी चीज़ का फ़ोटो लेके वहाँ पे स्टडी करना है, चाहे पानी का हो, जंगल का हो, बाढ़ का हो, सूखा का हो, क्रॉप का हो, मिनरल का हो, वहाँ पे, इसलिए टेली कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है। एक है ट्रैफिक स्टडीज। देखिए ट्रैफिक स्टडी, ट्रैफिक का हम लोग स्टडी कर सकते हैं, लेकिन ट्रैफिक क्या है, बहुत मूव करते रहता है ना, तो जो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करेगा उसको भी हम लोग नहीं देख सकते। अगर ऑप्शन में होता 1, 1, 2, 3 और 5, क्योंकि देखिए 4 ऑप्शन में तो नहीं होगा, तो 4 जहाँ काट दीजिए, लेकिन हमें 3 तो होगा, तो 3 ऑप्शन बस एक ही में बचा है ना, इसलिए हम जाएंगे 1, 2, 3। अगर ऑप्शन होता 1, 2, 3 एंड 5, तब हम 1, 2, 3 एंड 5 की तरफ जाते, क्योंकि ट्रैफिक का भी हम लोग स्टडी जो है रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट से कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। इसमें रडार वडार लगा होता है, इमेज कैमरा लगा होता है, उसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। बाकी साइंस टेक में डिटेल में हम आपको पढ़ाएंगे। तो इसका आंसर होना चाहिए 1, 2, 3 एंड 5, लेकिन 5 ऑप्शन में ऐसा किसी में नहीं है जिसमें 1, 2, 3 भी है, इसीलिए हम जाएंगे सबसे अच्छा आंसर की तरफ, 1, 2 एंड 3 की तरफ, ठीक है। बाकी ट्रैफिक का भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं सेटेलाइट के द्वारा, कि किस एरिया में कितना सेटेलाइट है, वो सब सेटेलाइट से पता चल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। देखिए भारत का जो पहला सेटेलाइट था जो लॉन्च हुआ था, ठीक है, वो हुआ था रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट जिसका नाम था भास्कर। जो भास्कर 1 था वो पहला भारत का रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट था जो 1989 में लॉन्च हुआ था। और दूसरा जो सेटेलाइट था भास्कर 2, वो 1981 में, 1981 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे सेटेलाइट है जो रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट है, जैसे आपने पढ़ा होगा रिसैट, RISAT, रिमोट इमेजिंग सेटेलाइट बोलते हैं इसको, रिसैट 1, ठीक है। आपने पढ़ा होगा रिसोर्स सैट सेटेलाइट, रिसोर्स को देखने के लिए। एक है कार्टोसेट, कार्टोसेट मतलब हम लोग किसी का काट देखते हैं, एरिया का कैसा उतार चढ़ाव कैसा है, ठीक है। फिर IMS है, इमेजिंग सेटेलाइट, बहुत सारा चीज़ है, तो ये सारा याद रखिएगा, ठीक है। जहाँ भी कैमरा लगा होगा, फ़ोटो खींचेंगे, वो सारा चीज़ क्या है, रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट के अंदर में आता है, ठीक, क्लियर। बाकी डिटेल में हम आपको साइंस टेक में इसको बताएंगे। 71 का आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 5 होना चाहिए, लेकिन 5वां नहीं, इसलिए 1 तो 3 की तरफ जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अब आते हैं 72 की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 72 है। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स, निम्नलिखित राज्यों पर हमें विचार करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स,
निम्नलिखित राज्यों पे विचार करना है। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड मिजोरम। बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डू ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसको इन्वायरमेंट में भी लिख सकते हैं कि कहाँ पे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदा पर्णी वन पाए जाते हैं। मतलब ऐसा पेड़ पाया जाता है जो एक साथ अपना पत्ता नहीं गिराता, इसीलिए वह पेड़ पौधा हमेशा हरा भरा दिखता है। मैंने आपको जो पढ़ाया था एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में, तो बताया था ये फॉरेस्ट वहाँ पे मिलता है जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होता है। तो बारिश जहाँ पे 250 सेंटीमीटर से ऊपर बारिश होता है, जहाँ पे टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, और जहाँ पे आर्द्रता जो ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी, ठीक है, जो ह्यूमिडिटी होती है वो 80% तक होती है, वहाँ पे आपको वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट दोस्तों मिलता है। ठीक है, तो अब ये बताइए 3 ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है। अगर हम भारत का बात करेंगे तो आपको पता ही है भारत का नॉर्थ ईस्ट है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है। क्यों? क्योंकि जब बे ऑफ बंगाल इधर जाता था तो मैंने आपको बताया था मानसून में कि बे ऑफ बंगाल का एक ब्रांच इधर चला जाता है नॉर्थ ईस्ट में, और एक ब्रांच इधर चला जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट में खूब सारा बारिश कराता है, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, नागालैंड में, असम में, त्रिपुरा में बहुत बारिश कराता है। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश तो होगा और मिजोरम भी होगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे मानसून जो है समुद्र से दूर जाता है, वैसे वैसे इसमें पानी लेने का क्षमता कम होता है। तो हिमाचल प्रदेश एकदम दूर में है, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के आसपास। तो ना तो इसको बे ऑफ बंगाल ब्रांच से बारिश होता है, ना ही अरेबियन ब्रांच भी इधर जाता है। तो जब हिमाचल तक जाते जाते रहता है, इसीलिए वहाँ भी नहीं होता है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश जो है वो दिल्ली के आसपास है, तो ये बताइए दिल्ली में एवरग्रीन फॉरेस्ट है? नहीं है ना, क्योंकि दिल्ली में तो ऐसे सूखा टाइप का मौसम होता है। देखिए पेड़ पौधे भी उतना हरा भरा हमेशा नहीं दिए, गर्मी के मौसम में देखिए सूखा सूखा रहेगा। तो हिमाचल प्रदेश में बारिश होता है किसका? वहाँ पे स्नोफॉल होता है ना, बर्फ़ गिरता है वहाँ पे। बारिश उस टाइप का नहीं होता है कि आपको हरा भरा पेड़ निकलेगा, क्योंकि हरा भरा पेड़ होने के लिए एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए 250 सेंटीमीटर से ऊपर रेनफॉल चाहिए। क्या उतना रेनफॉल होता है हिमाचल प्रदेश में? कभी आपने सुना है कि जो जम्मू कश्मीर में बहुत बारिश हुआ है, उत्तराखंड, वहाँ पे होता है हिम वर्षा, स्नोफॉल होता है ना, इसलिए हिमाचल प्रदेश नहीं होगा। तो जो इंडिया में वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है, वो कुछ राज्यों में मिलता है। एक तो साउथ इंडिया में मिलता है, तो साउथ इंडिया में याद रखिए तमिलनाडु में, केरल में, ठीक है, कर्नाटक में, ठीक है, ये 3 साउथ इंडिया स्टेट में मिलता है। तमिलनाडु में, पूरा तमिलनाडु में नहीं, तमिलनाडु का जो वेस्टर्न घाट की तरफ तमिलनाडु है, जैसे ये हमारा तमिलनाडु है, तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, इस तरफ मिलेगा, इस तरफ, इधर जहाँ जो वेस्टर्न घाट की तरफ थोड़ा सा इस एरिया जो आता है यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, बाकी केरल तो में मिलेगा ही, कि केरल में बहुत ज़्यादा बारिश करवाता है अरेबियन ब्रांच वाला, ठीक है, मानसून, ठीक है, अरेबियन शाखा का मानसून, जिसके बारे में डिटेल मैंने आपको ज्योग्राफी में बताया था। ठीक है, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में मैंने आपको बता दिया असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में भी आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल जाएगा, आर्द्र सदा पर्णी वन, और अंडमान निकोबार में भी मिलता है। अंडमान निकोबार में भी तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं, एवरग्रीन, डेसिडुअस, ये सारा चीज़ मिलता है, क्योंकि उस अंडमान निकोबार का लंबाई जो है वो बहुत ज़्यादा है ना, समझ रहे हो? ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ आप याद कर लीजिए कि वेट एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है दोस्तों, उसका हाइट बहुत ज़्यादा होता है। मैंने आपको बताया था उसका जो कैनोपी होता है उसका हाइट बहुत ज़्यादा होता है, और उसमें एक स्ट्रेटिफिकेशन आपको दिखेगा, एक लेयर दिखेगा। बड़ा सा पेड़ यहाँ पे रहेगा, फिर उसके नीचे छोटा सा पेड़, फिर छोटा सा पेड़, फिर छोटा, तो ऊपर से जब देखेंगे तो एक आपको कैनोपी टाइप का दिखेगा, एक लेयर टाइप का दिखेगा। यहाँ अलग अलग टाइप के पौधे वौधे मिलते हैं, ठीक है, और सबसे ज़्यादा आपको अमेजन फॉरेस्ट में एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जिसको लंग्स भी बोलते हैं, विश्व का फेफड़ा भी बोला जाता है ना। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें मेन मेन जो पेड़ कौन कौन से रहते हैं, तो वो याद कर लीजिए आप। महोगनी है, महोगनी, इबोनी, ठीक है, फिर आपने सुना होगा जामुन, जामुन जो है वो भी है, फिर केन्स जो बेंत होती है उसका भी होता है, ठीक है, रोजवुड, ठीक है, बम्बू, बाँस जो होता है बैम्बू बोलते हैं, अंग्रेज जो होते हैं वो बैम्बू बोलते हैं, हम लोग देहाती हैं तो बम्बू बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। इसके बाद जो केदार का जो पेड़ होता है वो भी आपका यही आता है, ठीक है, समझ में आया? अलग अलग टाइप के इसमें जीव जंतु भी मिलते हैं, जैसे एक सींग वाला, मतलब गेंडा हो गया जो बंगाल वंगाल असम में मिलता है, अलग अलग टाइप का बिच्छू बिच्छू, बहुत सारा चीज़ पेड़ पौधा इसमें मिलता है। तो 72 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 एंड 3। क्यों हिमाचल नहीं होगा मैंने आपको बता दिया। तो कोई भी चीज़ आए तो उसके तुरंत उसको सॉल्व मत कीजिए, सबसे पहले सोचिए कि यार वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे मिलता है।
ज्योग्राफी वाले में हमने पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा बारिश होता है, तो इसमें सब सिंपल में पता करना था कि कहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होता है बस। अगर वो आपको पता चला कि यार हिमाचल प्रदेश में तो कहाँ बारिश होगा, वो और बारिश क्यों होता है, मानसून में इंडिया में बारिश होता है, तो मानसून के कारण अगर बारिश हो रहा है तो मानसून का हवा जहाँ पे अच्छे से पानी को लेके आएगा वहीं होगा ना। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि नहीं भाई हिमाचल में तो नहीं होना चाहिए। ठीक है। और देखिए अगर अरुणाचल में कोई चीज़ हुआ तो मिजोरम में भी होगा, सब तो छोटा ही एरिया अगल बगल है ना। क्योंकि देखो ये हमारा अगर इंडिया है तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट अगर हम बनाएंगे इस टाइप से है तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश, और मिजोरम कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो अगर बारिश यहाँ पे अगर ज़्यादा होगा कि यहाँ पे ज़्यादा होगा, जो जितना इक्वेटर के नज़दीक होगा वहाँ पे होगा ना। देखिए यहाँ पे बारिश ज़्यादा होता है, जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो यहाँ बारिश कम होते जाएगा, जैसे जैसे जितना दूर जाओगे समुद्र से या मानसून से उतना बारिश कम होगा। ठीक, इसलिए 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं आप दोस्तों 73 की तरफ। बोल रहा है द टर्म इंड आर्क समटाइम्स सीन इन द न्यूज। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में भी इन्वायरमेंट में पढ़ाया था। और एक और क्वेश्चन हमारा आर्कटिक काउंसिल से रिलेटेड था, तो वहाँ पे हम लोगों ने दोस्तों इसको इंड आर्क के बारे में बात किया था कि इंड आर्क क्या है। ठीक है। तो देखिए आर्कटिक क्षेत्र में जब भारत जो अपना प्रयोग कर रहा है, ठीक है, ऑब्जर्वेटरी ऑब्जर्व कर रहा है आर्कटिक को साइंटिफिक रूप से, तो उसके लिए इंड आर्क दोस्तों भारत ने बनाया है। ठीक है। भारत का पहला पानी के अंदर जो है ऑब्जर्वेटरी है ये, जो आपका नॉर्थ पोल में है, नॉर्वे आपको पता है नॉर्वे वहीं पे, और नॉर्थ पोल के बीच में भारत इंड आर्क करके एक ऑब्जर्वेटरी बनाया जो पानी के अंदर में मतलब बर्फ़ के अंदर में। ठीक है, ताकि हम लोग उसको स्टडी करेंगे। ठीक है। बाकी भारती है, मैत्री है। ठीक है, आपको पता है कि ये तो हो गया आर्कटिक के बारे में। आर्कटिक के बारे में भारत ने इंड आर्क बनाया है। इसके अलावा भारत ने और भी चीज़ किया है अंटार्कटिक के स्टडी के लिए। जैसे भारत ने अंटार्कटिक को पढ़ने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए दक्षिण गंगोत्री के नाम से एक ऑब्जर्वेटरी बनाया है। ठीक है, 1984 में अंटार्कटिक के लिए। ठीक है। उसके बाद मैत्री भी बनाया था, मैत्री। ठीक है, मुझे इसका डेटा नहीं याद आ रहा है। मैत्री बनाया था और भारती भी बनाया था। ठीक है, भारती भारती बनाया था 2015 में। ठीक है। एक हिमाद्री है, हिमाद्री। ठीक है, तो हिमाद्री किसके लिए याद रखिएगा, आर्कटिक के लिए, आर्कटिक के लिए। ठीक है। आर्कटिक किसको बोलते हैं, मैंने बताया था कि जो 66 डिग्री है नॉर्थ, उसके ऊपर जितने भी क्षेत्र हैं उसको हम लोग आर्कटिक बोलते हैं। क्लियर, तो ये थोड़ा याद रखेंगे। तो आर्कटिक के लिए इंड आर्क है और हमारा क्या है, हिमाद्री। भारती किसके लिए है, मैत्री किसके लिए है, गंगोत्री किसके लिए, ये सारा चीज़ है आपका दक्षिण गंगोत्री के लिए। ठीक है। ये सारा चीज़ जो हम स्टडी करते हैं वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में, जो पृथ्वी मंत्रालय है उसके अंदर में ये सारा चीज़ हम लोग स्टडी करते हैं। क्लियर, तो आंसर हो जाएगा 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम देखेंगे कि बाकी चीज़ क्यों गलत है, बाकी ऑप्शन क्यों गलत है वो भी तो देखना पड़ेगा ना, ताकि यूपीएससी अगर ऑप्शन से क्वेश्चन पूछता है ही है, ठीक है, तो हमें वो पता चल जाए। तो देखिए क्या क्या बोल रहा है। बोल रहा है इंडिजिनियसली डेवलप रडार सिस्टम इंडक्टेड इनटू इंडियन डिफेंस। भारत ने कोई रडार बनाया है क्या कि जो इंडिया डिफेंस सिस्टम में होगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। फिर बोल रहा है इंडिया सेटेलाइट टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द कंट्रीज ऑफ इंडियन ओशियन रिम। कोई ऐसा सेटेलाइट जो भारत इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन को देगा सर्विस, ऐसा कुछ नहीं है। हमने GSAT-9 बनाया था इसके लिए, सार्क देशों के लिए, लेकिन वो इसमें नहीं पूछा है। वो रहा साइंटिफिक इस्टेब्लिशमेंट सेटअप बाय इंडियन अंटार्कटिक, तो अंटार्कटिक के लिए मैंने अभी आपको बता ही दिया, तो बाकी ये ऑप्शन कोई काम का नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा 73 का ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, क्या पता अगला बार पूछ ले कि दक्षिण गंगोत्री क्या है, मैत्री क्या है, भारती क्या है, ठीक है ना, हिमाद्री क्या है, तो वो सारा चीज़ याद रखिएगा। फिर यही पूछ दे कि ये सारा चीज़ किस मंत्रालय के अंदर में है, तो याद रखिएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंदर में ये सब चीज़ आता है। तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ आते हैं दोस्तों। कहाँ गया, हाँ ये है। बोल रहा है कि विथ रेफरेंस टू द फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। बोल रहा है वन कार्बन भागीदारी सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये दोस्तों क्वेश्चन है आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का।
इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में जो है पढ़ाया था जब हम बात किए थे फॉरेस्ट के बारे में इन्वायरमेंट में, ठीक है। डिटेल में वहाँ पर हमने बताया था, ठीक है, कि फॉरेस्ट कार्बन जो पार्टनरशिप फैसिलिटी है इसलिए लाया गया था क्योंकि आपको पता है कि जंगल जो होता है वो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व मतलब सोखता है। क्यों? क्योंकि जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं और अगर पेड़ काटोगे तो CO2 जो है जो वो एब्जॉर्ब करके रखा है, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। इसीलिए बात किया गया था कि हम लोग जंगल को बचा के रखेंगे। और 2008 में, ठीक है, फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी जो है आया था। पर्पस यही था, जो रीड है REDD, रीड का मतलब है कि रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम द ट्रीज, डिफोरेस्टेशन और डिग्रेडेशन। मतलब फॉरेस्ट को अगर हम डिग्रेड कर रहे हैं, काट पीट रहे हैं या वनों का उन्मूलन कर दे रहे हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रीड लाया गया था और उसको लागू करने के लिए हमारे पास फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी है जहाँ पे हम जंगल को बचाते हैं, ठीक है। 2008 में जो है ये लाया गया था, ठीक है। तो इसमें जो है बहुत सारा देश इसका मेंबर है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी इसका जो है मेंबर है, ठीक है। ये देशों को कोई पैसा वैसा नहीं देती है, ठीक है, ये मेंबर को मदद करती है ताकि हम जो है क्या करें, रीड को इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, ताकि फॉरेस्ट जो है बचा रहे। क्लियर है? तो बोल रहा है इट इज़ ए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट, बिजनेस एंड सिविल सोसाइटी, इंडिजिनियस पीपल। तो एकदम सही बात है, पार्टनरशिप है लोगों का ताकि जंगल को बचाया जा सके। इट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द एड टू द यूनिवर्सिटी, इंडिविजुअल साइंटिस्ट एंड इंस्टीट्यूशन involved in the scientific forestry research to develop the eco-friendly and climate adaptation technology for sustainable forest management। बोल रहा है कि ये धारणीय और जलवायु अनुकूलन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए वैज्ञानिक वानिकी जो अनुसंधान में लगे विश्वविद्यालयों, विशेष वैज्ञानिकों तथा संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ठीक है। देखिए, ये पैसा जरूर देती है लेकिन किसको पैसे देती है? देशों को पैसा देती है, ना कि कोई संस्थाओं को, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, मदद करता है देश को ताकि थोड़ा सा पैसा वैसा मिल जाए, लेकिन देश को देगी, ना कि कोई संस्था को या उसको देगी। क्लियर? यूनिवर्सिटी को। इसलिए ये हमारा गलत होगा। फिर बोल रहा है इट असिस्ट द कंट्री इन देयर रीड। तो सही बात है, मैंने बता दिया कि जो रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एक इनिशिएटिव है, इसमें हम लोग जंगल को बचाते हैं ताकि जंगल से जो डिफोरेस्टेशन ना हो, जंगल का डिग्रेडेशन ना हो और उससे जो एमिशन निकलते हैं उसको हम लोग रिड्यूस करें, कम करें, CO2 का एमिशन को कम करें। क्योंकि पेड़ काटोगे तो जितना भी CO2 पौधा या जंगल अपने पास एब्जॉर्ब करके रखा है वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। इसीलिए उसको दूर करने के लिए हम लोग रीड लाए थे और रीड को लागू करने के लिए हम लोग फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी 2008 में लेके आए हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल मैंने आपको इन्वायरमेंट में पढ़ाया है, तो ज़रूर देखिए, ठीक है। तो ऑप्शन जो होगा करेक्ट आंसर 1 और 3। बाकी हम लोग कोर्स में उसको हम लोग रिवाइज करेंगे, फिर से पढ़ेंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए, कोई नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, 1 जनवरी 2024 का जो स्टार्ट होगा कोर्स वहाँ पे सब चीज़ पढ़ाया जाएगा। हम लोग शुरू करेंगे एनवायरनमेंट से। हम लोग शुरू जो करने जा रहे हैं 1 जनवरी वो करेंगे आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है, एंड साइंस टेक। ये 2 चीज़ हम लोग जनवरी में कंप्लीट कर देंगे। फिर हम लोग फरवरी में स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी ये कर लेंगे, और मार्च में पॉलिटी और हिस्ट्री ये हो जाएगा। तो पूरा आपका सिलेबस मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। और साथ साथ CSAT भी हम लोग करते जा रहे हैं, तो आपका पूरा अच्छे से तैयारी हो जाएगा, रिवीजन सब हो जाएगा। और ये सारा चीज़ 299 रुपीज़ में अवेलेबल है। कोर्स ज्वाइन कीजिए, बहुत फ़ायदा करेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बोल रहे विच ऑफ द फॉलोइंग वाच गिवन क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस रिसेंटली। दोस्तों मैंने आपको क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में पढ़ाया था, और क्लासिकल लैंग्वेज जो है UPSC बार इससे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो देखिए, क्लासिकल जो लैंग्वेज है ये जो स्टेटस देता है वो कौन देता है बताइए? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। जो संस्कृति मंत्रालय है वो गाइडलाइन जारी करता है कि हम लोग किस को शास्त्रीय भाषा के रूप में क्या क्या पैरामीटर होना चाहिए किसी चीज़ को हम लोग इंक्लूड करने का, ठीक है, समझ रहे हो। तो जो क्लासिकल लैंग्वेज अभी भारत में है वो है 6। कितना है दोस्तों? 6। कौन कौन सा है? मेनली इसमें साउथ इंडिया के है, तो तमिल है, ठीक है, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु है, ठीक है, मलयालम। तो 4 तो साउथ इंडिया के ही हो गए, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ठीक है। संस्कृत हो गया और एक है उड़िया। ये टोटल 6 भाषाएं हैं, ठीक है।
अभी डिमांड हो रहा है कि लोग मराठी को या भोजपुरी को भी जो है शामिल करने का, है ना, लेकिन अभी तक तो नहीं है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है इसको शामिल करता है, और जो उसने कुछ पैरामीटर दिया है कि वही भाषा क्लासिकल लैंग्वेज में हम लोग शामिल करेंगे। ठीक है, हाल ही में जो शामिल किया गया है वो शामिल किया गया है उड़िया को, पहले 5 ही था, लेकिन उड़िया को हम लोगों ने शामिल किया 2014 में। और यूपीएससी क्वेश्चन पूछा 2015, मतलब 1 साल का करंट अफेयर यूपीएससी जनरली पूछता है। ठीक, समझ रहे हो। बाकी कोंकणी जो है, भोजपुरी, असमीज, ये सब नहीं है। हमारा 6 है, हमने बता दिया अभी। ठीक है, जितने भी क्लासिकल लैंग्वेज है बताया आपको 8 शेड्यूल में लगभग 22 भाषा उल्लेख है। भारत का जो अनुसूची 8 है उसमें 22 भाषाएं हैं। ठीक है, जिसमें जो अभी हमने 6 पढ़ा वो सारे 6 भाषा 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज अनुसूची भाषाओं में वो शामिल है। ठीक है, तो शेड्यूल्ड लैंग्वेज वो मतलब जो क्लासिकल लैंग्वेज वो होता है, क्लासिकल भाषाएं वो होती है जिसका जो इतिहास है उसका जो बोले तो हम साहित्य की जो इतिहास है, प्राचीन इतिहास जो है उसका कम से कम 1500 से 2000 साल पुराना उसका इतिहास होना चाहिए। ठीक है, प्लस इसको जो बोलने वाले लोग हैं वो भी रहना चाहिए। ठीक है, और उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज तो हो, लेकिन इतना चेंज ना हो कि वो क्लासिकल भाषा ही ना रहे। ठीक है, ये थोड़ा आपको ध्यान देना है। तो ये क्लासिकल लैंग्वेज का थोड़ा सा है कि इसको जो भी रहे वो ओरिजिनल रहे, थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है, वो किसी कम्युनिटी से बोरो नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन चेंज हो सकता है, और उसको बोलने वाले लोग भी अभी रहने चाहिए। अब 1500 से 2000 साल पुराना रहना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर देता है, 6 भाषाएं हैं, उड़िया जो है रिसेंट का है। ठीक, 75 का जो ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। आप इसको शेड्यूल्ड लैंग्वेज से को कन्फ्यूज मत करिएगा। 8 शेड्यूल में 22 भाषाएँ हैं, क्लासिकल लैंग्वेज में 6 भाषाएँ। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर यहीं पर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 76 से करेंगे। जो भी बच्चे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा करेगा, विश्वास करिए, और जो है अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और कोर्स ज्वाइन करने का प्रोसेस मैंने बता दिया कि जीरो IAS का जो वेबसाइट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, फिर से मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो जीरो IAS का वेबसाइट में जाइएगा। ठीक है, होम में जाइएगा। होम में जाने के बाद जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए एक लिखा हुआ है 1 कोर्स, इसमें आप ऐसे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे जब जाएंगे तो ये आपसे बोलेगा कि लेने के लिए, तो लॉगिन वॉगिन करके आप जो है ले सकते हैं। चूँकि मैंने ले लिया है, ठीक है, तो आप जो है इसको ले सकते हैं। ठीक है, मैं रजिस्टर हूँ ना एडमिन के रूप में, तो आप इसको ले सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं, सिंपल प्रोसेस है। आप सबसे पहले साइन अप कर लीजिए इसमें, क्योंकि आपका अकाउंट नहीं है। साइन अप करने के बाद एक वेरिफिकेशन कोड आपके मेल पे जाएगा, उस वेरिफिकेशन कोड को डालिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है इस कोर्स को पेमेंट आप कर सकते हैं। पेमेंट जो होगा वो आपका ATM कार्ड के थ्रू होगा, कार्ड का नंबर ये सब डालना पड़ेगा, OTP आएगा, फिर आप हो जाएगा। ठीक, तो ये कोर्स में आप रजिस्टर हो जाएंगे। हम लोग मिलते हैं दोस्तों 1 जनवरी 2024 को। तब तक जो है वीडियोज आते रहेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, वीडियो रेगुलर बेसिस पे आते रहेंगे। और ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि हमको इस बार प्रीलिम्स को क्रैक करना है। ठीक है, तो सीरियस होकर तैयारी कीजिए, अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।